नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे हैं लपू झन्ना, जिसके लेखक हैं अशोक पांडे जी। तो चलिए सुनते हैं लपू झन्ना भाग 11। ब्रेस ब्रेस ब्रेसूटी, यानी जो दल गया वो मल गया। किराए के जिस दुमंजिला मकान के कोने वाले सैट में हम रहते थे, वह 3 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ था, यानी 3 मकान मालिक भाइयों के 3 हिस्से। हमारे और हमसे बगल वाले सैट के मालिक पास ही एक गांव में रहते थे। दूसरे कोने वाले ही रामनगर में रहते थे। उनका बेटा बंटू मेरा हमउम्र था और दोस्त बन गया था। कभी कभी हम लोग छत पर खेलते थे। छत के एक हिस्से के भी 3 बराबर हिस्से थे, जिन्हें 2-2.5 फीट की दीवारें उठाकर चिह्नित किया गया था। ये दीवारें बैडमिंटन खेलते समय काम आती थीं, जिनके होने से खिलाड़ियों के लिए पाले जैसे बन गए थे। जरूरत पड़ने पर बीच की छत कॉमन बनाकर 2 मैच एक साथ खेले जा सकते थे। शाम को बंटू की मम्मी, मेरी बहनें और पड़ोस में रहने वाली कुछ लड़कियां छत पर इकट्ठा होती और हमसे रैकेट लेकर आपस में खेलती। चिड़िया को रैकेट से जैसे तैसे मार पाने की कोशिश करती। इन उत्साही खिलाड़ियों को देखकर लगता जैसे तनिक ऊंचे तार पर सुखाने के लिए उचक कर बरसात में भीग गया गद्दा या गलीचा फैलाने का जतन कर रही हो। उन्हें खेलते देखकर ऊब हो जाती तो हम लोग क्रिकेट खेलने लगते थे। छत के इस 3 पाला हिस्से के बाद तीनों सेटों के 3 तरफ से खुले हुए बड़े बड़े रोशनदान थे। रोशनदानों के बाद पानी की 3 ऊंची ऊंची टंकियां थीं, जिनके आगे करीब 4 फुट चौड़ा और काफी लंबा हिस्सा था, जो क्रिकेट खेलने के लिए बहुत मुफीद था। यानी पिच इतनी लंबी थी कि बकौल लफत्तू वहां वेस्टइंडीज के काले गेंदबाजों जैसी बॉलिंग भी की जा सकती थी। हमारी रसोई की चिमनी विकेट बनती। बंटू वाली चिमनी से गेंदबाजी होती। अमूमन आउटडोर गतिविधियां पसंद करने वाला लफत्तू सिर्फ मेरी दोस्ती के कारण हमारी छत पर आ जाया करता। उसे मालूम था मेरा भाई उसे नापसंद करता था, सो वह हरिया हकले की छत वाले शॉर्टकट से होकर आता। हमारी छत से इस वाली तरफ ढाबू की छत थी। उसके आगे एक तरफ हरिया हकले की और एक तरफ साईं बाबा की छत थी। साईं बाबा लंबे घुंघराले बालों वाला एक वरिष्ठ लफंटर था, जो हर समय काली बेल बॉटम और खरगोश कॉलर वाली कमीज पहने रहता। मेरे भाई से 4-5 साल बड़े साईं बाबा को लेकर अफवाह चलती थी कि एक बार प्रेम प्रसंग में असफल हो जाने पर उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। फिलहाल भवानीगंज में रहने वाले एक सिख परिवार की कन्या से उसका चक्कर चल रहा बताया जाता था। जब भी वह सामने से आता दिखाई देता, लफत्तू मेरे कान में फुसुफुसाता, भला लौंदियाबाज है थाला। लफत्तू को क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना पसंद नहीं था। अपनी उपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए वह अंपायर बनता था। एक उंगली उठाकर आउट देता और 2 उंगलियां उठाकर नॉट आउट। पहली बॉल ट्राई होती थी। ट्राई बॉल पर बनाए गए रन स्कोर में नहीं गिने जाते थे, अलबत्ता उस पर कैच हो जाने की सूरत में आप आउट माने जाते थे। खेल शुरू होने से पहले वह एक छोटे गोल पत्थर के एक तरफ थूककर टॉस करता था, जिसके नीचे गिरने पर आने वाले गील या सूख के हिसाब से पहले बल्लेबाजी करने वाला तय होता था। क्रिकेट शुरू हुए ज्यादा समय नहीं बीता होता जब छत के महिला खेल मैदान वाले हिस्से से लफत्तू को पुकार लग जाती। चिड़िया कभी सड़क पर जाती थी, कभी किसी रोशनदान में घुस गई होती। अभी लाया आंटी जी कहकर लफत्तू फुर्ती से पहले हमारी गेंद अपने कब्जे में लेता और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर चिड़िया ले आता। गेंद अपने साथ ले जाने के पीछे उसका तर्क होता था कि वह अंपायर है। उसके लौटने तक हम खींचते रहते। वह लौटकर अदा दिखाता हुआ अपनी आधिकारिक पोजीशन लेता और गेंद थमाकर दोबारा स्टार्ट का आदेश देता। गेंद साथ ले जाने की उसकी आदत के चलते
हमारा बहुत समय बर्बाद होता था। इस बाबत हमने एकाध बार उसके साथ बात करने की कोशिश की तो उसने बेटा लूल तो लूल होता है कहकर हमें चुप करा दिया। उसकी धौंस सहनी पड़ती थी कि वही हमारा इकलौता फील्डर भी था। लेग साइड के शॉट तो टंकियों की दीवारों से टकराकर वापस पिच पर आ जाते थे, पर ऑफ साइड वाले अक्सर उछलकर अगली छतों तक पहुंच जाते। गेंद वापस लाने गया हुआ लफत्तू कभी हरिया हकले की छत के कोने पर जाकर कहता कि गेंद नीचे सड़क से होती हुई दूधिए वाली गली के गोबर में जा गिरी है। बंटू और मैं परेशान होकर उसके पास पहुंचते तो वह कुछ देर सस्पेंस बनाने के बाद अपनी निक्कर के गुप्त हिस्से से गेंद बाहर निकालकर दांत निपोड़ता, आंख मारता और ठठाकर हंसता। तूतिया बना दिया थालों को, तूतिया बना दिया थालों को। असल परेशानी शॉर्ट पिच गेंदों पर होती थी। बैटिंग वाली चिमनी के पीछे ईंटों के खड़ंजे वाली दूधिए की बेहद संकरी गली थी। इस गली में स्थित पप्पी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल हमारे विकेट के ठीक पीछे पड़ता था। स्कूल क्या था? एक घर था जिसके पिछवाड़े हिस्से में 4-5 कमरे निकालकर कुछ बच्चों के बैठने की जगह बनाई गई थी। मकान के दूर वाले हिस्से में एक सिख परिवार रहता था। इस परिवार में आधा पौन दर्जन सुंदर लड़कियां थीं। सबसे छोटी करीब 15 की रही होगी, जबकि कॉलेज पास कर चुकी सबसे बड़ी पप्पी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल थी। ये सारी लड़कियां कम से कम एक बार घर से भाग चुकी थीं और रामनगर में यही इस परिवार का यूएसपी था। घर पड़ोस की औरतें इस घर की तारीफ में इतने कसीदे काट चुकी थीं कि उनसे कोई मेज पोश बनाता तो सारे रामनगर के आसमान को उससे ढका जा सकता था। लफत्तू उस घर के आगे से गुजरता तो मुंह में 2 उंगली घुसाकर सीटी बजाता और उन दिनों रामनगर में लोकप्रिय हुए लफाड़ी गान बियोओई को ऊंचे स्वर में गाया करता। उसे किसी का खौफ नहीं था। जो दल गया बेटे वो मल गया। यह जुमला उसने इधर ही शोले पिक्चर का चर्चा फैलने के बाद से अपना अस्थाई तकिया कलाम बना छोड़ा था। पप्पी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल वाली इमारत को हम सरदारनी का घर कहते थे। इस एक मंजिला मकान की छत पर बहुत बड़ा रोशनदान था। हमारी छत से उस रोशनदान के भीतर देखा जा सकता था। स्कूल में पढ़ने वाले 30-40 बच्चों की वहां असेंबली लगती थी। असेंबली के बाद मधुबाला जैसी दिखने वाली एक सुंदर मास्टरनी बच्चों को अंग्रेजी की कविताएं रटाती थी। शाम को यही सब बच्चे ट्यूशन पढ़ने वहां आते और मधुबाला द्वारा कविता घोटाए जाने का कार्य पुनः संपन्न किया जाता। बहती नाकों वाले, अलग अलग तरीकों से रोने वाले ये बच्चे सरदारनी के रोशनदान के रास्ते से आसमान गुंजाने का सामूहिक काम किया करते। ब्रेस ब्रेस ब्रेसूटी, ब्रेसू अब्रीडे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ब्रेसू अब्रीडे, भात भात भातू ऑल, भातू अब्रीडे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, भातू अब्रीडे। इन महाकाव्यात्मक पंक्तियों में एक संस्कारी परिवार के समस्त संस्कारी सदस्यों से आयु लिंग इत्यादि का भेद भुलाते हुए दंतमंजन तथा स्नान में नित्य रत रहने का आह्वान किया जाता था। मधुबाला को देखने के बाद मेरे मन से सकीना से मोहब्बत और शादी के विचार हवा हो चुके थे। अब मैं मधुबाला से आशिकी कर रहा था। बल्ला लगे न लगे, उठती हुई शॉर्ट पिच गेंद सीधे सरदारनी के रोशनदान में घुस जाती थी। इन गेंदों को वापस ला सकना असंभव था। नई गेंदों के लिए बड़ों की चिरौरी करनी होती थी। बड़ों द्वारा गेंद के लिए 10 पैसे देने से इनकार कर दिए जाने की सूरत में मैं और बंटू गमी के मोड़ में आ जाते, लेकिन लफत्तू का जैसे दिन बन जाता वह गाने लगता। उसका तोतला गान ताए कोई मुझे दंगली कैसे उठता हुआ दे दी हमें आदादी बिना लोती बिना दाल जैसी पैरोडियों से होता, नौटंकियों से सीखे लौंदा पतवारी का जैसे वयस्क गानों तक पहुंचता। इस परफॉर्मेंस का चरम विकेट रूपी चिमनी से सटकर लफत्तू के खड़े हो जाने पर आता था। मैं और बंटू पीछे दुबक जाते।
वहां पर खड़ा लफत्तू सरदारनी के घर की तरफ देखता हुआ बेशर्मी से जोर जोर से गाता, खेल खेल खेलू बाल, खेलू अब्रीडे, फादल मदल ब्लाडल सिस्टल, खेलू अब्रीडे। अगले अंतरे में वह खेल के अख को भे में बदल देता। कुमाऊनी में इससे बनने वाले शब्द से अभिप्राय मनुष्य देह के पृष्ठभाग में अवस्थित उस क्षेत्र विशेष से है जिस पर अक्सर लातें पड़ती हैं। इसी को गाता गुनगुनाता वह हमसे विदा लेता। वह जानता था सरदारनी उसके पापा से उसकी शिकायत कर चुकी होगी। घर जाने से पहले हमारी तरफ आंख मारकर लफत्तू कहता, जो दल गया बेटे वो मल गया। तो ये था लपू झन्ना भाग 11। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए कहानियों के सफरनामे को। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।